नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियां रेवड़ झुंड होता है तो किसी के पास ऊँट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वह कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वह कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी और साधन क्या है और उनका अतीत क्या है? चरवाहों को इतिहास की पुस्तक में बिरले की जगह मिलती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वह ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहे का कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबाव का किस तरह सामना किया है। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों का अध्ययन करेंगे। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर गुज्जर करवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। इस समुदाय में अधिकतर लोग मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, यहीं से होकर रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जहाँ जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों बर्फ से ढक जाती हैं तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियों ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती हैं। अप्रैल के अंत में तब के उत्तर में जाने वाले गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस प्रकार सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते हैं। वह पीर पंजर के दौरान को पार करते हैं, कश्मीर की घाटी को पहुंचते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता है और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिलती है। सितंबर के अंत में करवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इस बार वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ियों की चोटी पर बर्फ जम जाती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में ले लेते हैं। आइए जरा और पूर्व की तरफ चलें। गलवाड़ और कमाऊं के गुर्जर चरवाहों सर्दियों के बाबर के सूखे जंगलों की तरफ, गर्मियों की ऊपरी घास मैदान बोरियाल की तरफ चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरवाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए और बाद वह यहीं बस गए। गर्मी सर्दी के हिसाब से हर साल चरवाहे बदलते रहते हैं। चालन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों से दिखाई देता है। यहाँ से भोटिया, सोरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पहाड़ों पड़ने वाले चरवाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता है तो वे किसी और चारागाह की तरफ चल जाते हैं। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते हैं और उसमें दोबारा हरियाली व ज़िंदगी भी लौट आती थी। पहाड़ों व मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं
वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धुंधर महाराष्ट्र एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी के शुरुआत में इस समुदाय का आबादी लगभग 6,67,000, उसमें से ज़्यादातर गड़ियारे और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़ियारे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बंजरे जैसी सूखी फसलें अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोकड़ के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोकड़ी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोकड़ पहुंचते थे, उसी समय कोकड़ के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों में रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इसमें से मवेशी, भेड़ियों, बकरियों, गड़ियरों का भी बसेरा हो रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि करुमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ में बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे और जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम धंधे करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ चरवाहों का एक स्थान एक दूसरे से जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वो तटीय इलाकों की तरफ चल जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने से वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वह सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना माना नाम बंजारों का भी था। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ों बेचते थे। वह जहाँ भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज पर हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। इसके चलते राइका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर का राइका अपने गांव में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने वही चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते चारागाह सूख जाते थे। नतीजतन ये लोग चारागाहों की तलाश में एक दूसरे की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में वापस लौट आते थे। राइकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियाँ। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। इन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ व इलाके कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी चरवाहा मिल सकते हैं। उन्हें न केवल इस इलाके के दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों में नहीं। सफ़र के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गाँव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि जानवर किसानों से खेतों के घास चर सके और उनकी उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब औपनिवेशिक शासन के दौरान यही अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला।
औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने बंदिशें लगने लगी और उनकी जो लगान वसूल किया जाता था उसे वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और पेशे से हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखते हैं सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की जमीन की तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं, अन्य खेतिहर चीज़ें उत्पादन भी इजाफा हो सकता था, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ नहीं आता था। उन्हें ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेत के लायक बनाना जरूरी था। इस बात पर ध्यान रखते हुए 19वीं सदी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इस कानून के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इस लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई। जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए उस पर खेती करने के लिए जम कर बढ़ावा दिया। ऐसे कुछ लोग गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह से कब्जे ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियत रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव चारागाह सिमटने लगे, चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित होने लगा। इस कानून के आड़ में सरकार ऐसे कई जंगल को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों के चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इस जंगलों के चरवाहे के कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की कई कोपलें नष्ट हो जाएंगी। उसकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते थे और कोपलों को खा जाते थे, जिससे नए पेड़ की बढ़त रुक जाती थी। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल दी। अब उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया गया, जो पहले मवेशी के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल के प्रवेश के लिए वापसी की तारीख से पहले तय होती थी और जंगल का बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी हो क्यों ना हो, और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्होंने इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों की अधीन थी। परमिट से पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून कब तक जंगल में रहेंगे। अगर समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। तीसरी बात, अंग्रेज अफसर गोमंतक किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर उनकी चीज़ों बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए चारागाहों की तलाश में रहते थे। हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों की यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँवों में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन कराने वाला माना जाता था। गोमंतकों को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बारे में समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचना गांव बस्तियों में बस जाने के हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस पर उन पर सदा नज़र रखती थी। चौथी बात,
अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों, पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों पर, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरवाहों के चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों की 19वीं सदी के मध्य में ही चरवाही टैक्स लागू किया गया। प्रति मवेशी टैक्स कर तेजी से बढ़ती चली गई। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूल कर काम कवायद बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उन्हें वसूल करने और साल भर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए जितना चाहे उतना वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक आते आते सरकार अपने खरीदों के मध्य सीधे चरवाहों से ही वसूल करना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया। किसी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और कितना टैक्स चुकाया, इस बात को उसके पास दर्ज कर दिया जाता था। इन बदलावों में चरवाहों की ज़िंदगी किस तरह प्रभावित हुई? इन चार चीज़ों की वजह से चरवाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदलना जाने लगा, वैसे ही चरवाहों के लिए उपलब्धता इलाका सिकुड़ने लगा। इसी तरह जंगलों को आरक्षण का नतीजा यही हुआ कि गड़ियरे और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में, पहाड़ों में जैसे आबादी में नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों को तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक इलाके में चराते थे, इसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाहों के फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशें और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत तादाद गिरने लगी। चारों ओर कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर भी बड़ी समस्या मरने लगे। चरवाहों के इन बदलावों का सामना कैसे किया? इन बदलावों के चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है कि उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पेड़ खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की ज़रूरत पड़ती थी, उन्हें इन जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। उन्हीं में से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा था वह सुखखोर से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ में जाते रहे, मजदूर बनकर रह गए। वह खेतों मोटे कस्बे में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। आइए अब जरा अफ्रीका तरफ चलें, जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। अब अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ की रोटी रोजी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आश्रित है। इनमें मसाई, बेराल, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर अब तक अर्धशुष्क घास वाले मैदानी सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा अधिक खेती करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ चरवाहे गाय, बैल,
ऊँट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं का खाल, ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही होने की वसूली मालूम आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के गहरे बदलाव आए। आखिर क्या ये बदलाव थे? इन परिवर्तनों पर हम चारागाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए किसी एक मसाई नामक समुदाय को चुनते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इसमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इन कानूनों के बंदिशों ने किस तरह केवल उनकी ज़मीन छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी गई। इन कानूनों के कारण सूखे दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल पर ढल गई। चरवाहों का क्या हुआ? मसाइलों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान तक फैला हुआ। 19वीं सदी के आखिर के यूरोप साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों में छोटे छोटे औपनिवेशिक तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंजानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिए गए। बाद में सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया छोटे इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके पर कैद कर लिया गया जहां न अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते समीकरण बिल्कुल उलट हो चुका था। बहुत सारे चरवाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया मसाई मारा नेशनल पार्क, तंजानिया से सेरेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह के अस्तित्व में आए। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे ना जानवरों को चरा सकते थे। बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब मसाई अपने ढोर डंगार चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेटी नेशनल पार्क का 14,760 किलोमीटर पर ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरवाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। अच्छे चरवाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से छोटे इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मसाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरवाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की हमेशा कमी रहने लगी। मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी के चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। एक जगह से चारागाह सूख जाते थे तो वे रेवड़ लेकर किसी जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिर दशकों में औपनिवेशिक सरकार ने उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। मसाई की तरह अन्य चरवाहों को विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पास आ जा नहीं सकती थी। विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन परमिट हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई
नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो कई तरह के व्यापार के लिए कर सकते थे। बाहर से आए गए गोरों तथा यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव मानते थे। उनकी नज़र में ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों की किसी न किसी तरह से संबंध रखना मुश्किल ही नहीं था। आखिर खानों में माल निकालने और सड़क बनाने, बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रमिक का ही भरोसा था। जब चारागाह सूख जाते थे, सूखा दुनिया भर चारागाहों की ज़िंदगी पर असर पड़ता था। जिस साल बारिश नहीं होती थी, चारागाह सूख जाते थे। अगर उस साल मवेशियों की किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी संकट पैदा हो जाती थी। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे गोमंतु स्वभाव के लोग होते थे। वह वहीं जाते थे जहां गोमंतुओं की वजह से बुरे वक्त का सामना कर पाते थे और संकट के बीच निकलते थे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया। चरवाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने से रोक दिया गया। उन्हें बेहतरीन जगहों पर मशरूम कर दिया गया। एक ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने को मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि लोग संकट के समय अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे। अच्छे चारागाह नहीं मिल सकते थे, इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों ने बहुत सारे मवेशी सूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे और 1933 में और 1934 में पड़े। केवल 2 साल में भूखे और के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे और दुष्परिणाम भयानक रूप लेती गई। बार बार आने वाले बुरे मसालों वाले की वजह चरवाहों के जानवरों की संख्या लगातार गिरती गई। सब पर एक जैसा असर नहीं था। औपनिवेशिक शासन की अफ्रीकी के बाकी स्थानों की तरह मसाइलन में भी आए बदलाव के सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं था। औपनिवेशिक बनाने से पहले मसाई समाज को सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया। वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन शासक चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते थे। अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने के और काबिल के हिफाजत करने के लिए किया जाता था। वह समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे काबिलों में मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर की संपत्ति हो, हमला करके उसे दूसरे जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चारागाह समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब दूसरे समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी से प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर फिर वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर भी काम करते थे। मसाइयों के सामने देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जिससे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों को मुखिया तक तय कर दिया। अपने अपने काबिले में सारे मामलों में जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। इसके बाद उन्हें हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह के वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिसे वे जानवर, साजो सामान, जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीबी पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे।
चारावाही और गैर चारावाही दोनों की आमदनी होती थी। दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर किसी जानवर की किसी वजह से घट जाए तो उसे जानवर खरीद सकते थे। इस तरह मसाई समाज में दो स्तर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों के योद्धाओं और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से खत्म न हुआ पर बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। निष्कर्ष, इस तरह हम देख सकते हैं कि आधुनिक विश्व में हुए बदलावों से दुनिया में अलग अलग चरवाहा समुदायों को अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं से उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल गया। जैसे जैसे चरवाहे खत्म होते गए, जानवरों को चराना मुश्किल कम होता चला गया। जो चरवाहे बचे थे, अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे समय में समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे। आने जाने बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, इसलिए नए चरवाहों की तलाश नहीं कर सकते थे।